कल की क्लास में हमने यहाँ से शुरू किया था, पार्थिव द्रव्य, जंगम द्रव्य, उद्भिद द्रव्य। पार्थिव द्रव्य वो होते हैं जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, सोना, चांदी, धातु वगैरह सारी सब। फिर आता है जंगम द्रव्य। इसमें हमें पशुओं से जो मिलता है वो सारे द्रव्य आ जाते हैं, जैसे चमड़ा हो गया, खून हो गया, हड्डी, मांस, दूध, नाखून, बाल, सींग, दांत, खुर, पंख आदि। ठीक है। फिर आता है उद्भिद द्रव्य। उद्भिद द्रव्य में हमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं और उनसे प्राप्त जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, वो द्रव्य हैं, वो सब में इसके अंदर आ जाते हैं। वनस्पति होगी, जड़ी बूटी होगी, फल फूल, कंद मूल, बीज, शाखाएं, पेड़ की छाल, ये सब के सब के अंतर्गत आता है। उनके पत्ते हो गए, उनकी छाल होगी, टहनियाँ, ठीक है, सब। इन तीनों तरह के द्रव्यों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जो हमारे पंच तत्व होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक तत्व की प्रधानता होती है उनके अंदर। फिर पढ़ा था हमने रस क्या होता है। जो जो भी हम आहार लेते हैं उसका जीव के द्वारा जो भी स्वाद लिया जाता है उसको ही रस कहते हैं। रस 6 तरीके तरह के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर रस में सबसे ज्यादा ताकत होती है, उससे कम होती है अम्ल में, उससे कम होती है लवण में, लवण से कम कटु में, कटु से कम तिक्त में, तिक्त से कम कषाय में। कषाय रस में सबसे कम बल होता है, मधुर रस में सबसे ज्यादा बल होता है। फिर पढ़ा था हमने पंच महाभूतों और रस का आपस में क्या संबंध है। तो मधुर जो बनता है वो पृथ्वी और जल के संबंध से बनता है। ठीक है। अम्ल जो बनता है वो बनता है हमारा अग्नि और पृथ्वी के मिलन से। जो लवण मिलता है वो मिलता है जल और अग्नि के मिलन से। और उसके बाद कटु जो है वो वात और अग्नि से मिलके बनता है। तिक्त हो गया वात और आकाश के। कषाय जो होता है वात और पृथ्वी के मिलन से बनता है। फिर आता है इन रसों का और दोषों का आपस में संबंध क्या है। हमने पढ़ा 6 रस: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब ये देखना है कि किस रस के सेवन करने से हमारे कौन सा दोष बढ़ रहा है, कौन सा दोष घट रहा है, कौन सा बढ़ते की तरफ जा रहा है, कम होते की तरफ जा रहा है, बिल्कुल क्षय हो रहा है। तो वो इसके अंदर मिला लिखा हुआ सारा। तो मधुर रस जो है, मधुर रस का अगर आप सेवन करते हो उससे कफ की वृद्धि होती है। क्या, और वात और पित्त का उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। अम्ल जो है उसमें कफ और पित्त दोनों बढ़ने शुरू होते हैं। मधुर में सिर्फ कफ बढ़ रहा था, अम्ल में आके कफ तो है ही, बट पित्त भी बढ़ेगा और वात अकेला कम हो जाएगा। ठीक है। लवण में सेम है, कफ और पित्त बढ़ेंगे और वात कम हो जाएगा। फिर आता कटु। कटु में यहाँ आके कफ खत्म हो जाता है, वात और पित्त जो है वो बढ़ेंगे, कफ कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्षय हो जाएगा। तिक्त है, तिक्त में जाके वात बढ़ जाता है, पित्त भी उधर चला जाता है, तो कफ और पित्त जो है उनका क्षय होना शुरू हो जाता है। कशैला जो होता है वो वात प्रधान होता है, और वात की वृद्धि होती है उससे, और कफ और पित्त इससे क्षय होते हैं, यानी कि उनकी कमी आनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है। कफ बढ़ता है 1 2 3 से, कफ कम होता है 4 5 6 से, पित्त बढ़ता है 2 3 4 से, पित्त कम होता है 1 5 6 या 5 6 1 से, वात बढ़ता है 4 5 6 से, और वात कम होता है 1 2 3 से। रस का और धातु का आपस में क्या संबंध है ये हमने पढ़ा था। मधुर, अम्ल, लवण के सेवन से धातुओं की वृद्धि में सहयोगी होते हैं ये तीनों रस। ठीक है। कटु, तिक्त, कषाय जो है ये धातुओं को क्षय करने में सहयोगी होते हैं। तिक्त रस जो होता है, अब देखो यहाँ भी तिक्त तिक्त लिखा हुआ है लेकिन अलग से मेंशन किया। तिक्त जो होता है वो मेद, मज्जा और लसिका का क्षय कारक होता है। तिक्त मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। कड़वा। कड़वा। कड़वा जो होता है वह मेद, मज्जा और लसिका का क्षय कारक होता है। उसके बाद अम्ल रस। अम्ल रस जो होता है वो शुक्र का क्षय कारक होता है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए में जो हमें धातु मिलती है ना, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, अम्ल रस उस पर अटैक करता है। ठीक है। उसको खत्म करता है। धातुओं की वृद्धि होती है 1 2 3 से, यानी मधुर, अम्ल, लवण से। और वृद्धि की जगह अगर उसको उसका अपोजिट देखें, धातुओं का क्षय किससे होता है, तो 4 5 6 से। फिर आता है रस का और मल का आपस में क्या संबंध है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण के सेवन से जो मल है वो आसानी से शरीर से बाहर होता है। कटु, तिक्त, कषाय जो है, अगर इन रस का हम सेवन करते हैं तो वो मल को स्टोर करके रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो चिपका के रखती है बॉडी के अंदर, इकट्ठा करके रखती है, वो धारण करती है। ठीक है। फिर हमने रसों के भाग पढ़े थे।
विदाही और अविदाही। आयुर्वेद की दृष्टि से, पाचन की दृष्टि से, आयुर्वेद में जो है 6 रसों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक विदाही होता है, एक अविदाही होता है। जो रस पाचन के समय शरीर में जाकर, अंदर उदर में जाकर, पेट में जाकर जलन पैदा करते हैं, वे विदाही होते हैं। जो जलन उत्पन्न नहीं करते, वो अविदाही हो जाते हैं। 2, 3, 4 विदाही कहे जाते हैं, यानी ये जलन पैदा करते हैं। 1, 5, 6 और 5, 6, 1 ये अविदाही होते हैं, विदाही नहीं होते हैं, जलन उत्पन्न नहीं करते स्टमक में जाने के बाद। यहाँ तक का हमने कल क्लास में पढ़ लिया था। अब हमने षड रस जो पढ़े थे कल, उनको देखते हैं कि उनकी पहचान कैसे होती है। ठीक है, तो मैं जिसको भी बुलाता जाऊंगा, आप सामने आते जाइएगा कैमरा ऑन करके, और आपने एक एक रस की पहचान बतानी। ठीक है, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपसे आपने एक्सप्रेशन देने उसकी। मधुर रस जो होता है, इस रस के खाने पर या इस रस का सेवन करने पर मधुर रस का तृप्ति होती है, परितुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, और मुख के अंदर जो है चिपचिपा उत्पन्न करता है। ये शरीर को पोषण प्रदान करता है, कफ बढ़ता है इससे, स्वाद मीठा होता है, जैसे केला हो गया, कटहल हो गया, आदि आदि और बतेरे हैं इसमें। ठीक है, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है? ठीक है, उसके बाद आता है अम्ल रस। अम्ल रस वो होता है जिस रस के सेवन करने से मुख में स्राव होता है, जो रोमांच और दंत हर्ष करता है, आंखों एवं भ्रूणों को संकुचित करता है, जैसे इमली, नींबू, दही आदि। खट्टी दही का बात है यहाँ पे। अब कौन आएगा मेरे को ये एक्सप्रेशन देने? एनीवन? सर एक्सप्रेशन में मतलब ये खट्टा होता है। आप खट्टा होता है, खट्टे का सेवन करते हो, आपका फेस इसमें बताया ना, आंखों और भ्रूणों को संकुचित करता है। अब वो करके दिखाना, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो आती, छोटे बच्चे को नींबू, जब उसको नींबू दे दे तो ऐसे ऐसे करता है। वो कौन करके दिखाएगा? नहीं करना आता किसी को? चलिए जी। उसके बाद आता है लवण रस। लवण मतलब नमकीन। जो रस सेवन करने पर मुख से लार टपकाता है, गले तथा कपोल में जलन पैदा करता है, वो हमारा लवण रस होता है। अब इसमें नमक वाली सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जो नमक से बनती है, या अकेला नमक आ गया, उसमें सेंधा, काला नमक, लाहौरी नमक, गुलाबी नमक सब आ गया। ठीक है, जिस रस के सेवन ज्यादा करने पर मुंह से लार टपकती है, ऐसे कट से लग जाते हैं गले के अंदर, और गले में और कपोल में जलन पैदा करता है, ये नमक की खासियत होती है। ठीक है, ज्यादा आप नमकीन वाली चीज खाते हैं ना, तो चेस्ट में ऐसे कंजेशन सी हो जाती है, जलन पैदा होती है बहुत भयंकर वाली। उसके बाद आता है कटु। कटु मतलब तीखा। कटु रस के सेवन करने पर मुख के अंदर या जीभ के अंदर सुई सी चुभने लगती हैं। जो लोग ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते और कहीं मजबूरी में उनको खाना पड़ जाता है, कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में, तो वहाँ स्पाइसी में अगर आ गया उनके सामने, तो जीभ के अंदर सुई सी चुभने लग जाती है। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद भी ऐसे कर देंगे, आपको फील होएगा ऐसे जैसे आपकी टंग के अंदर कुछ पिन सी चुभ गई है। जीभ के अग्रभाग व कपोलों को जलाता है, आंख, नाक और मुख से स्राव कराता है, जैसे लहसुन होगी, हींग होगी, अदरक होगी, पिपली होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे आप अकेली लहसुन को ही ले लो। अब जो लहसुन को खाएगा, तो वो जलाएगा मुंह के अंदर उस चीज को। ठीक है, और उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। मिर्ची को ही ले लो। ठीक है, तो ये कटु की पहचान होती है। फिर आता तिक्त। तिक्त मतलब कड़वा। इस रस के सेवन करने पर मुख से लिसलिसेपन को हटाता है। इस रस का सेवन करने पर मुख से लिसलिसेपन को हटाता है, जीभ को जड़ बनाता है, जैसे करेला हो गया, जैसे नीम हो गया। जीभ तो इसके सेवन करने से हार्ड हो जाती है,
और मुख से क्या होता है, जो सलाइवा सा टाइप सा था उसको हटा देता है, एकदम क्लीन कर देता है। ठीक है। फिर आता है कषाय रस। यह रस जीभ को जड़ तो बनाता ही है ऊपर वाले की तरह, और कंठ व स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना गला बंद हो गया मेरा तो गला बैठ गया, ये जब कषाय रस ज्यादा सेवन करते हैं तब होता है, और स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है। जैसे हर्ड, बहेड़ा, आंवला, जामुन, गिलोय आदि आदि। इसमें अनानास भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब के सब कषाय रस में आ जाएंगे आपके। सर एप्पल सीडर विनेगर लवणी उसमें आता है क्या, खट्टे में आता है, अम्ल? यस मैम। एप्पल साइडर विनेगर, हाँ एप्पल साइडर विनेगर होता है, बेसिकली आप विनेगर बोलिए। सिरका जो होता है, सिरका भी इसी के अंदर आएगा। अब सिरका वो अलग अलग होते हैं, जामुन का तो भी आएगा वो, तो फिर इसमें आप आएगा, कषाय में आएगा सिरका? कसाय में आएगा सिरका। जी। साइडर विनेगर जो है विनेगर है, जो नाम आप जी। इसमें डालेंगे ना वो विनेगर डालें, एप्पल साइडर विनेगर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो जी। जामुन का भी है, वो तो बहुत सारी चीजों के आते हैं विनेगर, तो आप आके विनेगर रखिए इसमें। ठीक है। और विनेगर पीने से क्या होगा, वात हमारा बढ़ेगा, कफ कम होएगा। ठीक है। जो मोटे लोग पीते हैं ना साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर बहुत से लोग पीते हैं, जो फैट बर्न करने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ उसको आप पहचान सकते हैं। कषाय रस में धातु को काटता है, कफ को काटता है। ठीक है, इसलिए लोग पीते हैं। द्रव्य में पाए जाने वाले गुण। द्रव्य में मुख्यतः 20 गुण होते हैं। हमने ऊपर 6 रस पढ़े ना, षड रस, उनके अलावा देखो इसमें और भी रस होते हैं, जो 10-10 के जोड़ों में होते हैं, और यही जोड़े एक दूसरे के विरोधी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक का एक विरोधी गुण होता है, एक अविरोधी गुण होता है। ठीक है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हैवी होती हैं खाने में, ठीक है, उसका ऑपोजिट हो गया लाइट होती है। कुछ मंद होती हैं, कुछ तीक्ष्ण होती हैं, कुछ स्निग्ध होती है, चिकनी होती हैं, कुछ ड्राई होती हैं। ठीक है, ये सब भी इसके गुण है। द्रव्य में मुख्यतः 20 गुण पाए जाते हैं, बट आपसे पूछा जाए द्रव्य कितने प्रकार के, तो आप तो षड रस ही लिखेंगे उसमें, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो षड रस। ठीक है। और उसके बाद ही आ गया श्लेषण हो गया, यानी कि गमी टाइप सा जो हो गया उसका खुरदरा हो गया, रफ टाइप हो गया। फिर सांद्र यानी कि सॉलिड, उधर लिक्विड हो जाएगा, इधर सॉफ्ट होएगा उधर हार्ड हो जाएगा, इधर ये सबटल यानी कि सूक्ष्म हो जाएगा उधर स्थूल हो जाएगा, इधर स्टेबल होगा स्थिर होगा उधर अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इधर विशद होगा उधर खर हो जाएगा। ठीक है। सर या चल हो गया, खर, सॉरी खर आएगा, ये सर नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये स्टेबल है, और वो मूविंग वाला हो गया, और ये विशद हो गया, वो पिछल या चिपचिपा वाला हो गया, और अचिपचिपा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और यहाँ पे स्टिकी या मटिलेज। ये सब गुण द्रव्य में भौतिक दृष्टि से नहीं अपितु औषधीय दृष्टि से पाए जाते हैं। ठीक है, देखने में नहीं होते पर ये औषधीय गुण होते हैं, जिनके द्वारा वो दे के वो औषधि दे के उसका इलाज किया जाता है। जो पदार्थ देर से पचते हैं वे गुरु होते हैं, जो शीघ्र पचते हैं उनको लघु कहा जाता है। गुरु का मतलब भारी होता है। ठीक है, ये हमने बहुत बार ऊपर पढ़ भी लिया। द्रव्यों के ये गुण उनमें विद्यमान प्रमुख मुख्यतः पंच महाभूत जो है उनके आधार पर पाए जाते हैं। जिस द्रव्य में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है वो गुरु गुण होता है। जिसमें द्रव्य में आकाश तत्व की प्रधानता होती है वो लघु गुण वाला होता है। ठीक है, षड रस पढ़ लिया हमने, उसके अलावा रसों के और भी 20 भाग होते हैं वो हमने पढ़ लिए। फिर आता है वीर्य क्या होता है, हमने उस सृष्टि क्रम में पढ़ा। सृष्टि क्रम बताएगा कोई बच्चा एक बार, क्या होता है? नेहा जैन जी आप बताइए सृष्टि क्रम क्या था। नेहा जैन नहीं, नेहा जी आप बता दीजिएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आपने बताया था, पर वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे।
जी लावी जी आप बताइए। सर ब्रह्म, फिर आकाश, वायु, वायु के बाद अग्नि, जल, पृथ्वी, उसके बाद औषधि आई, फिर अन्न आया, फिर वीर, उससे फिर पुरुष शरीर बना। ठीक है, औषधि आई, औषधि से अन्न आया, अन्न से वीर्य आया। ठीक है, ये उस वीर्य की यहाँ बात की गई है। वीर्य मतलब जो खाने से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है बेसिकली उसकी बात की गई, जिसको पोटेंसी भी कहते हैं। ठीक है, औषधि में जो रोग के उपचार में मुख्य रूप से सहायक होता है वह वीर्य होता है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो कहलाता है। ठीक है, वीर्य के आधार पर औषधीय द्रव्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वीर्य के आधार पर। ठीक है, एक उष्ण वीर्य होता है, एक शीत वीर्य होता है। इसे ही लोक व्यवहार में गर्म तासीर और ठंडी तासीर वाला बोल देते हैं। ठीक है, गर्म तासीर वाला यानी कि पित्त वाला द्रव्य है, जिससे पित्त बढ़े और जिससे पित्त शांत रहे। अब यहाँ वही मिलेगा आपको। मधुर तिक्त कषाय, ये शीत वीर्य होते हैं। ठीक है, जिन भी रस षड रसों में से मधुर तिक्त कषाय 1, 5, 6 होते हैं, वो शांत होते, पेट को ठंडा रखने वाले होते हैं, हमारे बॉडी को ठीक इस दिशा में ले जाने वाले होते हैं। अम्ल, लवण, कटु, ये हमारे अंदर दाह उत्पन्न करते हैं, उष्णता बढ़ाते हैं। ठीक है, गर्मी बढ़ाते हैं, तो इनको बोला जाएगा उष्ण वीर्य। यहाँ तक सबका क्लियर है ना? ये यूं का यूं पित्त वाली बात है। ऊपर पित्त डाउन हो रहा है, नीचे वाले अम्ल, लवण, कटु से पित्त बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ विद्वानों के मतानुसार शीत और उष्ण वीर्य के अलावा 6 वीर्य और भी होते हैं, जैसे स्निग्ध, चिकना, रुक्ष, गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण। ये 6 रस और बताए गए हैं। अ, उष्ण और शीत वीर्य के अलावा अन्य 6 वीर्य और भी होते हैं, कुछ में बताएगा, बट आप उष्ण और शीत वीर्य को याद रखिए। उष्ण को मिलाकर इनकी संख्या 8 माने जाते हैं। इस प्रकार शीत और उष्ण दोनों को मिलाकर 6 ये हैं, और 2 वो हो गए उष्ण और शीत। इन दोनों को मिला के वो टोटल संख्या जो है वो 8 हो जाती है इनकी। वीर्य पढ़ लिया हमने, यानी कि जो भोजन है, भोजन के अंदर जो ताकत होती है उसको बताया गया, वो गर्म तासीर वाला होता है, ठंडी तासीर वाला। वीर्य के बाद आता है विपाक। विपाक होता है टेस्ट आफ्टर टेस्ट। ठीक है, हमने रस पढ़ा था, रस की परिभाषा बताएगा कोई? पलक जी आप बताइए, आप तो लाइब्रेरी में रहने दो। सोनाली जी आप बताइए। सर मैं बाहर हूँ, बोल नहीं सकती यार। मंजू जी आप बताइए, अभी हमने रस पढ़े थे, रस रस की परिभाषा क्या होती है? सर आहार में लिए आहार का जीवा के द्वारा स्वाद का पता लगाना। ठीक है, जो भी हम ग्रहण करते हैं, हाँ। और ग्रहण करने पर उसका जो जीवा के द्वारा जो रस का पता चलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। जीवा के द्वारा जो स्वाद का पता चलता है। जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के समय जो अन्न रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहा जाता है। जठराग्नि के संयोग से, ठीक है, भोजन जब स्टमक के अंदर जाता है उस पर जठराग्नि वर्क करती है। हमने सभी ने पढ़ा था 13 प्रकार की अग्नियों में पहले जठराग्नि काम करती है। जठराग्नि भोजन को कितने भागों में बांटती है लावी जी? सर 2 में बताया था, एक तो कीट भाग और सार भाग। गलत। जठराग्नि जो है आगे भोजन को कितने भागों में बांटती है? सर यही तो बताया था आपने, सार भाग, और कीट को असार भाग बताया था। ठीक है, सार भाग निकल गया, सार भाग आगे कितने भागों में बट के जाएगा? सार भाग भी 2 बन जाएंगे, उससे ओज और मल। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप। उससे पहले भूताग्नि बनी, फिर भूताग्नि से धातुअग्नि बनी, फिर उससे हाँ, ओज तो और 5 मल। भागों में गया ना। जठराग्नि के बाद भोजन जो है 5 भागों में गया, यानी कि 2 भागों में गया सार और मल, सार 5 भागों में बट गया। ठीक है,
फिर वहां से जो मल निकलना था मल निकल गया, बाकी वो 5 भाग का फिर आगे 7 भागों में बट जाता वो। ठीक है, फिर वहां से मल निकलता और फिर आगे वो एक भाग बनता ओज। ये जो बोलिए 7 बोलिए। भाग है ये 5 भागों में कैसे बटा? एक तो भूताग्नि, धात्वाग्नि, ओज और मल, 4 हुए। अरे भूताग्नि, भूत पंच महाभूत है ना, 5 भागों में बटा ना पहले। अच्छा ठीक है सर, अभी समझ आया। पढ़ा था ना, जठराग्नि जो खाने को निकालेगी वहां से, वो 5 भागों में बटता है पंच महाभूतों में। पंच महाभूत उसकी उनकी जो अग्नियां है वो उसको ग्रहण करती है, वो आगे 7 भागों में देती हैं। फिर 7 धातु जो है उनकी अग्नियां उसको ग्रहण करती हैं। फिर वहां से एक निकलता ओज। फिर ओज जो है उसके फिर 2 भाग बनते हैं, परोज अपर ओज, और वहां से मल निकलता रहता है। ठीक है। आ, उसके बाद हमने पढ़ा था ओज की मात्रा कितनी होती है, कोई बताएगा? 8 बिंदु। ओज की मात्रा कितनी बताई थी आपने? 8 बिंदु। और पर ओज की मात्रा कितनी होती है मेघा जी? सर वही 8 बिंदु, 8 हृदय पर स्थित होता वही ना, और परोज और अपर अपर। ओज? परोज का ध्यान नहीं आ रहा। मंजू जी अपर ओज? सर ध्यान नहीं है। लावी जी अपर ओज? सर आधी अंजलि। बहुत बढ़िया। कहाँ होता है ये अपर ओज स्थान इसका? शरीर में, पूरे शरीर में होते। ठीक है जी। विपाक होता है जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों का जो पाचन के समय जो अन्न रस बनता है, अन्न रस उत्पन्न होता है, उसे ही विपाक कहा जाता है। ठीक है। यानी कि भोजन किया तब उसका कुछ टेस्ट था, उसके बाद जब वो पच के निकला तब उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। ठीक है। पाचन की अंतिम अवस्था में द्रव्यों का जो सार और कीट भाग है या मल भाग है वो अलग अलग हो जाते हैं। मल भाग के अलग हो जाने पर सार भाग केवल रस के रूप में शेष शरीर के अंदर रह जाता है। ठीक है, जिसका अब्जॉर्प्शन होता है, बाकी मल तो निकल जाता है। यह द्रव्यों का एक नया रूप होता है और इसका रस भी एक नया उत्पन्न होता है, इसे ही विपाक कहते हैं। यह द्रव्य का एक नया रूप होता है। जो भी हमने भोजन ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसका पाचन हुआ, ठीक है, ड्यूडेनम से क्रॉस होने के बाद वो छोटी आंत में आया, तो आंत में आने के बाद जो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया वो तो हो गया विपाक। और जो सार भाग कह सकते हैं उसको हम, और जो कीट भाग है वो तो धीरे धीरे क्रॉस होके फिर बड़ी आंत से होते हुए बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जो ये जो सार भाग आया हमारे पास, यही अन्न रस होता है, इसी को ही विपाक कहा जाता है। ये नया रूप होता है और इसका रस भी नया होता है। फिर हमने मीठा खाया कड़वा खाया दोनों मिक्स करके खाए, हमने कढ़ी चावल खाए, ठीक है, बाद में एक गुलाब जामुन ले ली, तो हमने टेस्ट हमारे पता नहीं क्या क्या किया, हमने खट्टा मीठा कड़वा सब टेस्ट खाया। बट जब पचने के बाद है जो रस अन्न रस बना, उसका टेस्ट अलग होता है, उसका रस अलग होता है। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। इसका रस भी नया उत्पन्न होता है, इसे ही विपाक कहा जाता है। यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आया विपाक में दोबारा बताऊं? जी पलक जी। सर एक बार बताइए। एक बार बताएं जी। देखो, आप लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करते समय मान लो आपने आपने आज अभी लंच में क्या किया, क्या खाया बताओ? पलक जी बताओ। बताओ, बाहर चलिए जाना लावी जी आप पड़ेगा। बताइए, समझ में उनको आ जाएगा। आपने लंच क्या किया जी? लावी जी। सर दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड। ठीक है, सबका टेस्ट अलग अलग था। जी। ठीक है,
खीरे का अलग था, गाजर का अलग था, दाल का अलग था, चावल का अलग था, रोटी का अलग था, पापड़ का अलग था। सबका टेस्ट जीभ को अलग अलग पता चला। षड रसों में से सारे के सारे रस हमें फील हुए। बट जब वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसके दो भाग बने, एक मल भाग, एक सार भाग, एक प्रसाद भाग, एक कीट भाग। ठीक है। अब मल भाग को तो छोड़ दो, जो सार भाग है उसका एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत के अंदर। वो पहली धातु कौन सी बनती है? रस। रस। उस रस को ही विपाक कहा गया। ये हमने खाया था कुछ टेस्ट में, बस उस जो हमारे पास आया शरीर के अंदर वो कुछ आया। ठीक है, उसी को ही यहाँ पे वही बात बताई गई है कि अलग अलग भाग हो जाते हैं उनके, दोनों के मल भाग अलग हो गया शरीर का और सार भाग अलग है, केवल रस के रूप में शेष रह जाता है। यह द्रव्य का एक नया रूप होता है, इसका रस भी नया उत्पन्न होता है, इसे ही विपाक कहा जाता है। यानी कि पहली धातु जो होती है उसको ही विपाक कहा जाता है। और विपाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने खाया कि कुछ और रस था, लिया कुछ और रस था, और उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमें कुछ और मिला। विपाक के भेद होते हैं। रस के आधार पर विपाक के तीन भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं: मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, ये विपाक के भेद होते हैं। यानी कि हमारे पास जो पहली धातु बनती है उस ये तीन भागों में बनती है वो। ठीक है, क्लियर है आप सभी का? एनी डाउट? ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं स्वस्थ व्रत क्या होता है। जीवन जीने का सही तरीका ही स्वस्थ व्रत होता है। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक दिनचर्या आती है, एक ऋतुचर्या आती है। ठीक है, दिनचर्या के अंदर फिर दो चीजें आती हैं, एक दिनचर्या प्लस रात्रिचर्या, इन दोनों को मिला के पूरी दिनचर्या बनती है, और ऋतुचर्या अलग होती है। त्रिदोष हमारे कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। त्रिदोष के असंतुलन होने पर शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है, इन दोषों के असंतुलन की साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए ही आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुओं में आहार विहार का उल्लेख है, जिसे स्वस्थ व्रत के नाम से जाना जाता है। त्रिदोष के असंतुलन होने से शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, ये हमने पढ़ा था। रोग का कारण क्या होता है? वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना, ये हमने पढ़ा था चरक संहिता के अनुसार, रोग की परिभाषा में। ठीक है, तो मान लो किसी को रोग हो गया, अब इन दोषों के असंतुलन जो हुआ है उसको वापस से संतुलन में लाने के लिए, ठीक, आयुर्वेद के दो उद्देश्य पढ़े थे हमने। कोई बच्चा बताएगा दो उद्देश्य कौन से थे? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाना। हाँ, तो यहाँ दूसरा जो उद्देश्य है, उन दोषों के असंतुलन को संतुलन करने के लिए, उनकी साम्य अवस्था बनाए के रखने के लिए, उनको वो असंतुलन ना हो, ठीक है, वो संतुलन में रहे, उनकी इक्वल अवस्था बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का उल्लेख किया गया है, जिसे ही स्वस्थ व्रत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब हमने दिनचर्या और ऋतुचर्या पढ़नी है। दिनचर्या के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। दिन के समय हम जो भी आचरण करते हैं उसे ही दिनचर्या कहते हैं, ये दिनचर्या में आ गया। ठीक है, अगर दिनचर्या आपको नॉर्मली पूछा जाए दिनचर्या, तो दिन और रात मिला के एक सर्कल पूरा होता है 24 घंटे का, तो दिनचर्या कहलाएगा। अगर अलग से रात्रिचर्या पूछा जाए तो फिर रात्रि अलग हो जाता है, दिनचर्या अलग बन जाती है। दिनचर्या में बताते हैं कि जागरण होता है सबसे पहले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ के अपना बासी मुख, हमको पानी पीना चाहिए कागासन में बैठ के, उसको बिस्तर के बाद स्वच्छ जल में मुख धोना, उषा पान करना। उसके बाद आता है पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उषा पान करना, इसके अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे फिर। ठीक है,
ऊषा पान करना, फ्रेश फ्रेश होना, उसके बाद मुंह धोना, बिस्तर त्यागने के बाद स्वच्छ जल से मुख धोना। उसके बाद ऊषा पान आ गया। मुख धोने के पश्चात 1 से 4 गिलास जल बासी मुंह पानी पीना चाहिए। यहाँ मुंह धोने की बात है, स्वच्छ जल से मुख धोना, कुल्ला नहीं करना हमने, ठीक है। हमारा अंदर से मुंह बासी रखना है, बासी मुंह पानी पीना चाहिए, ये ऊषा पाना कहते हैं जिसको, ठीक है। बगैर कुल्ला वुल्ला किए, ब्रश किए हम पानी जो पीते हैं सुबह उठ के, उसको बोला गया। क्योंकि रात को हमारी मोस्टली जो क्रियाएं हैं वो स्थिर हो जाती हैं। कुछ एक क्रियाएं हैं जैसे श्वसन क्रिया हो, वो हमारी सुचारू रूप से चलती है। स्लाइवे की क्रिया है वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो रात को स्लाइवा अपने आप ज्यादा बनता है। तो वो स्लाइवा जो है वो एल्कलाइन होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी को एसिडिटी ज्यादा बनती है तो आप कुछ ना करें, बस पानी को सिप सिप पीना शुरू कर दें और मुंह में कुल्ला सा बना के ऐसे करके पीना शुरू। एक सिप लिया, मुंह में घुमाया, तो सारा सलाइवा जो है वो आपके अंदर जाता है, वो अल्कलाइन अंदर जाता रहेगा, तो अपने आप वो एसिड को बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ ऊषा पान बताया गया कि बासी मुंह पानी पीना चाहिए। उसके बाद काग आसन में मल त्याग करना चाहिए। फिर आता है दंत धावन, ठीक है। कटु तिक्त और कषाय रस वाले औषधीय वृक्ष की अंगुली जितनी मोटी, लगभग 6 इंच लंबी, सीधी छिलका युक्त ताजी शाखा को लेकर आगे के भाग को, लगभग 1 से 2 इंच के भाग को चबाकर उसका ब्रशा बना ले, उससे दांत साफ करना चाहिए, ठीक है। कटु तिक्त और कषाय रस वाली दातुन का हमने प्रयोग करना। ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, किस रस वाली दातुन का प्रयोग करना चाहिए? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। इसमें नीम आ गया, बबूल आ गया, करंज आ गया, मालती आ गया, आदि आदि है, उससे दांतों को साफ करना चाहिए, ठीक है। इनको रस को याद रखना, कटु तिक्त और कषाय रस वाली औषधि और अ, वृक्ष की उंगली जितनी मोटी, लगभग 6 इंच लंबी, सीधा छिलका युक्त ताजी शाखा को लेकर आगे के लगभग 1 से 2 इंच भाग को चबाकर उसका ब्रश बना ले, उससे दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद आता है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन में आता है जीभ की सफाई करना। ये ऐसे ही होती है, उसके छिलकों को उतार के फिर छिलके से ही उसको टंग को क्लीन कर लेते थे। अब थोड़े से हाइजीनिक हो गए लोग, तो वो स्टील की वो आने लगी, टंग क्लीनर आने लगी, प्लास्टिक की, स्टील की, ठीक है, वो अलग अलग आने लगी। उसके बाद आता है गंडूश धारण। जीवा निर्लेखन के पश्चात तिल या सरसों के तेल से दांतों की मालिश करनी चाहिए। इससे मसूड़ों से आपको पायरिया वायरिया ये जो प्रॉब्लम होती है इनसे बच जाते हैं, मसूड़े थोड़े स्ट्रोंग रहते हैं। ताकि आपने जो दातुन की है उससे अगर कोई आ, उसका दातुन का जो ब्रश था वो कहीं लग भी गया है तो ब्लीडिंग वगैरह ना हो, और मुंह के अंदर स्मेल भी नहीं बनती, ठीक है। सरसों के तेल से दांतों की मालिश करनी चाहिए, ठीक है, जिससे मसूड़े भी स्ट्रोंग होते हैं। उसके बाद आता है अंजन यानी कि काजल आदि लगाना चाहिए। उसके बाद नश्य क्रम, तेल की कुछ बूंद नाक में डालना चाहिए, जैसे बादाम का तेल, गाय का घी हो गया, अणु तेल हो गया, षड बिंदु तेल हो गया, ये कुछ तेल होते हैं, वो नश्य क्रम करना चाहिए। उसके बाद धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्मोकिंग करनी चाहिए, बीड़ी सिगरेट ऐसा कुछ। औषधीय धूम वृत्ति को जलाकर उसका पान करना चाहिए, धुएं का। घर में कुछ ऐसी औषधि जलाई जाए जिसका जो हमारे लिए लाभदायक होती है शरीर के लिए, और वो भी पहले उस व्यक्ति को रोग क्या है और उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है उसके अनुसार फिर वो जड़ी बूटी जलानी चाहिए। उस जड़ी की प्रकृति क्या है, वो उसको फायदा देगी या नुकसान देगी, वो सारा सब कुछ हिसाब किताब लगा के तब वो औषधि को जलाना चाहिए। धूमवृत्ति को चला, जैसे हवन करने के बाद हवन का धुआं नहीं घर में घुमाते हैं, तो ये धूमवृत्ति वो है, ठीक है। औषधीय धूमवृत्ति को जलाकर धुएं का पान करना घर में, जैसे गूगल का धुआं करते हैं। उसके बाद आता है शोर कर्म। शोर कर्म में आता है नाखून, बाल आदि की सफाई करना, ठीक है, नेल कट करना, हेयर कट करना, जो भी है, हेयर को क्लीन करना हाथ से। उसके बाद है अभ्यंग। अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश करना। 2 तरह की मालिश होती है, एक सूखी एक तेल वाली। उसके बाद आता है व्यायाम क्रिया। जिस क्रिया से शरीर में श्रम, थकावट उत्पन्न हो उसे व्यायाम कहते हैं। जब तक आपको ये ना लगे कि अब वीकनेस सी होनी शुरू हो गई है, थक गई बॉडी बिल्कुल, तब तक आपको व्यायाम करना चाहिए, उसे व्यायाम कहते हैं। उसके बाद आता है उपटन। उपटन यानी कि दूध, बेसन, तिल, तेल, दही, मुल्तानी मिट्टी आदि से लेप करना शरीर पे।
उसके बाद आता है स्नान करना। ठीक है, दूध से नहाना चाहिए। आपने किसी को जब 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 किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं तो बोला जाता है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। सुना किसी ने? जी सर, सुना है। सुना है ना? तो दूध से नहाना चाहिए, मालिश करनी चाहिए बेसिकली। और उसमें बेसन हो गया, जब शादी होती है बांध बैठते तो बेसन से उसको नहलाया जाता है। ठीक है, तिल का तेल हो गया, दही है, मुल्तानी मिट्टी है, इनके लेप करना, फेस पे भी हेयर पे भी। इनका अलग अलग अपना अपना रोल होता है सबका। ठीक है, और दूध जो होता है वो सबसे बेस्ट क्लींजिंग एजेंट होता है। ठीक है, किसी किसी की आपने देखा होगा तो गर्दन बिल्कुल एकदम ब्लैक ब्लैक होती है, ब्लैक से भी आगे पर्पल पर्पल कलर की होती है। या एल्बो का जो जॉइंट्स होता है यहाँ पे वो होती है। तो उनके आप दूध से अच्छे से रगड़ मालिश करिए, अगर आपके बच्चे हैं या कोई भी है। तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, टैनिंग बोलते हैं ना। ये स्टैनिंग हुआ। हाँ, तो वो इससे ठीक हो जाती है। ठीक है, दूध सबसे अच्छा बेस्ट क्लींजिंग एजेंट होता है। और दूध की कोई ना कोई फॉर्म जो ये कॉस्मेटिक होते हैं उनमें होती है सभी में। जितनी भी क्रीम वगैरह बनती है, किसी में उसकी क्रीम होती है, दूध की क्रीम। और किसी में कुछ फॉर्म में, किसी के कुछ फॉर्म में, थोड़ा 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 सब होता है। और आपको यकीन नहीं होगा सबसे ज्यादा जो मेकअप का ये सामान बनता है वो, इसमें जो दूध यूज होता है वो सबसे ज्यादा फीमेल डंग की जो होता है उसका दूध यूज होता है। उसके बाद आता है स्नान। शरीर के तापमान व ऋतु के अनुसार स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होगा आपको ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। शरीर का तापमान क्या है, ऋतु क्या है, उसके अनुसार आपको जल से स्नान करना चाहिए। ठीक है, कभी आप नियम आग्रह में पड़ जाओ कि नहीं, मैंने तो सुना था ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, प्रभु के गुण गाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। देखो शरीर का तापमान क्या है, अगर आपको बुखार होगा तो गलत है, आप ठंडे पानी में नहीं नहाना चाहिए आपको। ठीक है, ठंडी ज्यादा लग रही है, ओपन एरिया है या हवा बहुत तेज चल रही है, नहीं नहाना चाहिए ठंडे पानी में। ठीक है, गर्मी के दिन है, आपको गर्म में नहीं नहाना चाहिए। शरीर के तापमान व ऋतु दोनों को, आप दोनों का जायजा लेंगे, उसके अनुसार जो आपको ठीक लगे फिर उस पानी से आपको नहाना चाहिए। उसके बाद वस्त्र धारण हो गया। ठीक है, स्वस्थ सुंदर सौम्य वस्त्र धारण करना। उसके बाद प्रकृति के अनुसार आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आपको सूट क्या होता है। ऐसा ना होगा आप कुछ भी जो फ्री का मिल रहा है, आप कहीं गैस के घर गए हैं या कहीं और आप ऐसी जगह गए हैं कि आपका खाना रहना पीना फ्री है और आप उसको फ्री के चक्कर में कुछ भी खाए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो आपको आपकी प्रकृति, आपको सबको पता होता है कि मेरे को क्या चीज सुबह सूट करती, क्या दोपहर को सूट करती, क्या रात को, क्या चीज है जिसको किसी भी टाइम खा लूं मैं, कुछ नहीं परेशान करती मेरे को। तो आपकी प्रकृति के अनुसार उचित व संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। ये हो गया हमारा दिनचर्या। उसके बाद अपने काम में आप जो आपकी रूटीन के जो भी काम आप, ठीक है, वो आप पढ़ाई, स्टूडेंट है स्टूडेंट में, बिजनेसमैन हो उसमें, ठीक है, लेबर वर्क है आप उसमें, जो भी आपका वर्क है जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, जो आप जिसमें भी आप प्रोफेशनल हो फिर आप उसमें अपना लग जाए। ऐसे ही फिर ढलते ढलते शाम आएगी, शाम में आके अपना रात्रि भोजन करके जो भी अपने घर के कार्य होते हैं वो सब करके आप सो सकते हैं। उसके बाद आती है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या एक अंग है, क्योंकि दिन और रात को मिलाकर दिवस कहा जाता है। दिवस यानी कि दिन, डे। निद्रा और ब्रह्मचर्या इसमें प्रमुख माने जाते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था जब आहार निद्रा और ब्रह्मचर्या पढ़ रहे थे हम, उपस्तंभ पढ़ रहे थे, उसमें भी आया था निद्रा और ब्रह्मचर्या को रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा सब चीजें हमारी जो होती है वो दिनचर्या में जाएंगी। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है ना इतना? यस नो? यस सर। ठीक है, ये चार्ट है
ये चार्ट मेरे को गूगल से लिया था मैंने, ये वैसे सही नहीं है, फिर भी आप इसमें थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। सुबह सुबह के समय जैसे कफ में हमने पढ़ा था कि कफ जो है वो सर्दियों में, ठीक है, सुबह के समय में, खाना खाने के पश्चात, रात्रि के समय वो सामान्य थोड़ा सा बढ़ जाता है सबका, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें कफ का जो टाइम बढ़ा रखा है वो 8 से 10 का बढ़ा बता रखा है। आज जैसे आज के टाइम में देखे तो नॉर्थ इंडिया को छोड़ के बाकी में तो बहुत गर्मी है, तो 8 से 10 का टाइम ये गलत है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 से 7 8 बजे तक कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक का एक शुरू आप ये ऐसे समझिए कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसमें कफ बढ़ता है, फिर जैसे जैसे सनराइज होता रहता है, जब पीक तक चला जाता है तब उसमें पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर मौसम में गर्मी है, तो हमें वैसे ही हमारे शरीर जो शरीर है, शरीर के अंदर से वाटर कंजप्शन होती रहती है, तो हमें भूख भी ज्यादा लगती है, जलन होने लग जाती है, ठीक है, तो पित्त बढ़ जाता है हमारा, उसकी वजह से वो सारी चीजें होती है, इसलिए हमें बार बार प्यास लगती है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है हमारी वात बढ़ जाती है, और फिर जैसे जैसे रात होती है हमारा कफ आ जाता है, और फिर मिडनाइट में जाके हमारा पित्त होता है, फिर सुबह की तरफ वात चढ़ जाता है, और फिर चढ़ता चढ़ता फिर कफ पित्त वात कफ पित्त वात, ये सर्कल हमारा चलता रहता है, ठीक है। इसमें कुछ टाइम की गलती है, वो आप, मैं देखता हूँ कोई और मेरे को मिल गया तो मैं उसको आपको बता दूं। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है जी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोगों का कारण क्या होता है? पीछे हमने रोगों का कारण पढ़ा, या आप स्वास्थ्य की परिभाषा बताएंगे तो उसका अपोजिट ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो रोगों को का कारण कोई बताएगा पीछे हमने क्या पढ़ा है? जो स्वास्थ्य की परिभाषा वही कारण है, बताइए क्या है। सर सारे दोष समदोष समाग्निश्च सब, मतलब दोष अगर सही नहीं है, हमारे तीनों दोषों में इम्बैलेंस है, अग्नियों में इम्बैलेंस है, धातुओं में इम्बैलेंस है, मल क्रिया ठीक नहीं है, प्रॉपर है, तो रोगों का कारण है। मन प्रसन्न नहीं है, इंद्रियां आत्मा, तो रोग होंगे। मेघा जी, ये परिभाषा आपने कहाँ पढ़ी? ये सुश्रुत संहिता में आप ही से पढ़ी थी ना, आपने ही तो पढ़ाई थी। हाँ, सुश्रुत संहिता में क्या नंबर है? 2/41 है क्या सर? मुझे नहीं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। और कोई बताएगा? ये इतना सही है, सुश्रुत संहिता के द्वारा दी गई परिभाषा है। सम दोष स्मान निश्चय सम धातु मल क्रिया। आगे बताइए, जो नंबर क्या है इस श्लोक का, लावी जी? सर 2/51 है। टू ऑब्लिक, सर श्योर नहीं है इसका, सॉरी। कैसे श्योर होएगा फिर? अच्छा, ये चरक संहिता के अनुसार है। चरक संहिता के अनुसार हमने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी, वो कौन बताएगा? सर वो पता है, वात पित्त और कफ तीनों में तीनों का सममात्रा में होना स्वास्थ्य है, और उनमें विषमता आना रोग है। ठीक है, ये रोग बता दिया और स्वास्थ्य बता दिया। अब पढ़ते हैं रोग का कारण क्या था चरक संहिता के अनुसार 1/102 में, ठीक है। इसको प्रज्ञा अपराध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रज्ञा अपराध जब इकट्ठा बोलेंगे तो प्रज्ञा अपराध हो जाएगा, तोड़ के बोलेंगे तो प्रज्ञा प्लस अपराध हो जाएगा, ठीक है। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट क्रमयतः कुरुतः अशुभम प्रज्ञापराधम तम विधातम सर्वदोषम प्रो प्रकोपण्यम, ठीक है। धी यानी कि बुद्धि,
धृति यानी कि धैर्य, स्मृति यानी कि स्मृति का शक्ति जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, विभ्रष्ट के भ्रष्ट हो जाने पर, ठीक है, कर्म यत कुरुत अशुभम, मनुष्य जो है अशुभ कर्म करता है। फिर क्या होता है, जब बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति उनके भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं। इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञा अपराध कहा जाता है, और जो इसको करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी उसको, और वह रोगग्रस्त होगा ही होगा। इसको प्रज्ञा अपराध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब बुद्धि का नाश हो जाता है, धैर्य आदमी का नहीं रहता, और स्मरण शक्ति जो है इनके भ्रष्ट हो जाने पर जब मनुष्य कोई भी गलत काम करता है, उन गलत काम जो करता है उसको बोला जाता है प्रज्ञा अपराध। ठीक है, उस प्रज्ञा अपराध के करने से शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं। आदमी बहुत गुस्सा करेगा, गाली गलौज करेगा, ठीक है, और जो मन में होता फिर वो वचन में आ गया, गाली गलौज कर दिया, फिर वो कर्म में भी होता है, फिर वो हाथापाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, फिर कोर्ट कचहरी थाने तहसीलें होते हैं। तो वो रोग का मुख्य कारण होता है। ठीक है, बेसिकली वो रोग ही है एक किस्म का, गुस्सा भी तो एक रोग है ना। इसको बोला जाता है प्रज्ञा अपराध। अच्छा, हमने मानस की प्रकृति पढ़ी थी, कितने प्रकार की पढ़ी थी? लावी जी, आपका ही क्वेश्चन था, आप ही बता दीजिएगा। सॉरी सर, क्या पूछा आपने? मानस प्रकृति पढ़ी थी हमने, शरीर की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, आपने ही सर पूछा था, मेरे को याद है। छह बताई थी, हाँ। 6 बताई थी। 6 कौन सी होती हैं लावी जी? अ, वात पित्त कफ, फिर वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, और एक वो सम वो मतलब वो बैलेंस होती है, समतुल्य। ये तो 7 होगी, एक एक्स्ट्रा बता दिया वात आपने, कौन पित्त सी बताई? कफ, वात पित्त, वात कफ, वात कफ नहीं हो, सम सम है सर। और कोई बताएगा? मेघा जी, मंजू जी, परक जी, सोनाली जी, बताइए भाई, कोई तो आओ सामने। वही वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, वात कफ और एक समदर्शी। ठीक है, ये तो 7 होगी। एक कौन सी एक्स्ट्रा बता रहे हो आप? वात और कफ एक्स्ट्रा हो रही है शायद। ये ठीक है, 7 ही होती है, उसको सम्मी पातज बोलते हैं, 7 ही होती है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, 6 नहीं है, वो 7 है। वात, पित्त, कफ 3 होगी, फिर वात पित्त, पित्त कफ और कफ पित्त 6 होगी, और सबसे एंड में होते सम्मी पातज। ठीक है, जिसमें सबकी सम रहती है, वो किसी श्रेष्ठ योगी की होती है। 7 तरह की प्रकृति हमने पढ़ी थी। ठीक है लावी जी, भूल गए? हाँ सर, वो थोड़ा सा। सत्व या मानस प्रकृति जो होती है, मानस प्रकृति की और आगे अगर डीप में जाए तो 16 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ आपको श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पढ़ने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, मानस प्रकृति है वो उससे सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार जो है वो प्रकृति बढ़ जाती है। इससे सात्विक प्रकृति होती है, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ब्रह्म हो गया, आरस हो गया, महेंद्र या जिसको इंद्र भी बोलते हैं, याम्य, वरुण, कुबेर हो गया, गंधर्व हो गया, ये सात्विक में आते हैं। राक्षस, पिशाच, ठीक है, सार्प, प्रेत, शाकुन, ये राजसिक प्रवृत्ति में आते हैं। और तामसिक में आगे हमारे पाशव, मातस्य, वानस्पतस्य। ठीक है, वानस्पत्य। तो आपने बस ऐसा ही समझना है, बस सात्व या मानस प्रकृति जो होती है वो 16 प्रकार की होती है। और जनरली आपसे पूछा जाए कि प्रकृति शरीर की कितने प्रकार की होती है, तो 7 प्रकार की। ठीक है, 7 याद रखना, कभी आप 6 रखो। हम जब वात पित्त कफ पढ़ रहे थे तो हमारे सामने ऐसे ऐसे आए थे कुछ वर्ड की, उनको
वमन कराने से उनका कफ बाहर आ जाता है, विरेचन कराने से उनका पित्त बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो होते क्या है वो देखते हैं। कुछ पूर्व कर्म होते हैं हमारे, जैसे स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन क्या होता है, कोई बताएगा? स्नेहन स्वेदन क्या होता है? विजय जी नहीं है यहाँ पे। मालिश करना। हाँ, स्वेदन और पसीना और स्नेहन मालिश। ठीक है जी, ये कुछ पूर्व कर्म होते हैं। ठीक है, यानी ये कर्म से पहले जो किए जाते हैं। फिर प्रधान कर्म होता है जो पंचकर्म, हम सभी ने सुना होगा पंचकर्म क्या होते हैं, वामन, विरेचन, वस्ती, नश्य और रक्त मोषण। ठीक है, ये 5 प्रकार होते हैं, इनके प्रधान कर्म होते हैं, बोलते हैं इनको पंचकर्म भी बोलते हैं। ये मुख्य कर्म होते हैं। वमन से हमारा कफ दोष दूर होता है, विरेचन से हमारा पित्त दोष दूर होता है, वस्ती से हमारा वात दोष दूर होता है, नश्य से जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि अणु तेल, षडबिंदु तेल, ठीक है, बादाम तेल, गाय का घी आदि आदि डालने से कफ व मानसिक दोष दूर होते हैं। रक्त मोषणक हो गया, ये दूषित रक्त जो है उसको दूर करता है। जैसे दूषित रक्त में आजकल वो एक प्रॉब्लम बड़ी चल रही है, वेरिकोज वेंस, आपने सुना होगा। देखिए सर किसी ने पैर में वेरिकोज वेंस नसें, क्या होती है? पैर में नसें हरी हरी हो जाती है, पैर के साइड में, काफ मसल में। हाँ, वो दूषित काफ मसल्स में भी हो जाती है, थाई में भी हो जाती है, हैमस्ट्रिंग में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो दूषित रक्त होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, वो इकट्ठा हो जाता है वेन्स के अंदर और वहीं पड़ा रहता है। वो धीरे धीरे वो क्लोटिंग टाइप से बनना शुरू हो जाता है। और आजकल एक थेरेपी भी आ गई उनके लिए, लीज थेरेपी बोलते हैं जिसको। वो जो जोक सी लगाई जाती है, वो उस गंदे खून को चूस लेती है और फिर उनको हटा दिया जाता है हल्दी के सहारे से, और वो फिर रिलीज कर देते उस ब्लड को। ठीक है, तो ये रक्त मोषणक वो होता है। आजकल वो फेस से रिलेटेड भी उससे ट्रीटमेंट होने लग गए, जिनके झाइयाँ वगैरह ज्यादा हो जाती है ना फेस पे, इसको मिसकैरेज हो जाते हैं, उसकी वजह से झाइयाँ आ गई, या किसी को डिलीवरी के बाद आ जाती हैं अचानक, ब्लड की कमी से आती है बेसिकली। तो वो तो आजकल वो फेस वाले जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे, उससे लीज थेरेपी से। ठीक है, उसके बाद आता पूर्व कर्म पढ़ लिए हमने, प्रधान कर्म पढ़ लिए, फिर आते हैं पाश्चात कर्म। पाश्चात कर्म में होते हैं हमारे 3 मुख्य, जिसमें एक होता है संसर्जन कर्म, आहार हो गया, आहार के द्वारा। जैसे आप यूं लगा लीजिए कि हमने पहले पूर्व कर्म किए, उसके बाद प्रधान कर्म में हमने मान लो शंख प्रक्षालन क्रिया की, उसके बाद क्या होता है, आहार जो देना है, सभी को पता है उसके बाद क्या आहार देना चाहिए। फिर आता है शमन क्रम, उसका द्रव्य क्या होता है। फिर रसायन क्रम, वो रसायन क्या होता है। ठीक है, तो ये पाश्चात क्रम में आ जाते हैं, कौन सी औषधि देनी चाहिए, क्या द्रव्य देना चाहिए, कौन सा आहार देना चाहिए। फिर देखते हैं षटकर्म का और पंचकर्म का आपस में संबंध क्या है। षटकर्म हो गया हमारी धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। पंचकर्म हो गया हमारे वमन, वसन, नस्य, स्नेहन, रक्तमोषणम, स्वेदन या रक्तमोषणम। ठीक है, ये हमारे पंचकर्म में आ जाते हैं। तो धोती का जो संबंध है वो हमारा, धोती जो कार्य करती है वही हमारी वमन क्रिया करती है। हमने ऊपर पढ़ा धोती से भी कफ कम होता है, वमन से भी कफ कम होता है। ठीक है, वस्ती आ गई, इधर भी वस्ती है, तो वस्ती से हमारा पित्त कम होता है। नेति और नस्य दोनों इक्वल है, दोनों का सेम वर्क है। त्राटक से सिर्फ, त्राटक में हम आंखों के दोष दूर होते हैं, और इधर आप अगर देखेंगे तो जल नेति से होता है ये सब। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि स्पेशली जल नेति है नहीं तो इसको खाली छोड़ दिया है। उसके बाद आते हैं नौली, नौली का काम हमारा स्नेहन से होता है। और कपाल भाती होगी, वो स्वेदन और रक्त मोचनक का कार्य होता है। कपाल भाती क्या, ठीक है, आ, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्लड को, खून को साफ करती है, सेम इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आता है शरीर और मन के दोष कौन से होते हैं। शरीर संबंधी जो जो दोष होते हैं वो वात, पित्त, कफ होते हैं। मन संबंधी जो दोष होते हैं वो रजस और तमस होते हैं। रजस व तमस दोनों ही सत्व को दूषित करते हैं। सत्व अपने आप में दूषित नहीं होता, या तो रस उस पे हावी होता है रजस, या फिर तमस उस पे हावी होता है, जिसके कारण सत्व दब जाता है, खत्म नहीं होता, दब जाता है,
और जिसके कारण फिर वो सत्व जो है दूषित कहा जाता है, ये दूषित हो गया। ठीक है, लालच के कारण आकर अहंकार में आके आदमी कोई ना कोई गलत काम, आदमी अच्छा होता है और उसको लालच इतना दिया जाता है कि वो फिर अच्छापन उसका नीचे दब जाता है। यानी कि रजस या तमस दोनों में से ही कोई एक आके सत्व को दूषित करता है। बस ये लास्ट पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं शरीर के भेद। जिस भी जीव ने शरीर धारण किया है, कितनी योनियां होती है हमारी? 84 लाख। 84 लाख। 84 लाख योनियां होती हैं। तो 84 की 84 लाख योनियों में से जिन भी जीवों ने शरीर धारण किया है, उन सब के सब वो जो है 4 प्रकार से पैदा होते हैं। योनि भेद से शरीर 4 प्रकार का होता है। देखो यहाँ योनि भेद लिखा गया, अगर आप अलग अलग समझेंगे इसमें, बस सत्व से कैसे कितने प्रकार का होता है, या रजस से या तमस से, या और कोई अलग तरीका पूछा जाए तो अलग होंगे। अदरवाइज योनि के जरिए पूछा जाए तो योनि भेद से, जैसे मनुष्य योनि, गाय की योनि, पशुओं की योनि, पक्षियों की योनि। ठीक है, तो योनि भेद से शरीर 4 प्रकार का होता है। एक जरायुज होता है। जरायुज मतलब वो होता है जो जीव गर्भ से पैदा होता है, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी होगी, आदि आदि। ठीक है, जो माँ के गर्भ में होते हैं, गर्भ से पैदा होते हैं, जो स्पर्म ओवम, ठीक है, उनके जरिए जो पैदा होते हैं वो जरायुज होते हैं। फिर होते हैं अंडज, जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी हो गए, सांप हो गए, मछली होगी, आदि आदि जो होते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, अंडज बोला जाता है, जरायुज अंडज। फिर आता है स्वेदज, जो जीव पसीने से पैदा होते हैं, जिसमें जूं आ गई, लीख आ गई, ठीक है, जो पसीने से बालों में होते हैं रोग, वो आ गए। इचिंग वगैरह जो होती है, उसको रब कर देते तो वहां पे फिर एक दाद सा बन जाता है, वो भी होता तो बैक्टीरिया ही है। तो जो जो पसीने से होते हैं वो सारे स्वेदज में आ जाएंगे। उसके बाद उद्भिज, जो जीव पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं, वो होते हैं जीव उद्भिज में आ जाए, जैसे केंचुआ, पेड़ पौधे, ये जो जमीन के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। तो 4 तरह के जीव होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, बीज। ये 4 तरीके से जीव जो है जन्म, जो जीवधारी हैं, जिन्होंने भी शरीरधारी हैं, शरीर को धारण किया, वो 4 तरीके से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ते हैं, बाकी बड़ा टॉपिक है, इसको फिर कल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक का किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो